नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम हमारा दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। हमारे दूसरे अध्याय का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो बच्चों, इस अध्याय के अब तक हम 6 भाग पूर्ण कर चुके हैं। हमारे पिछले यानी छठे भाग में हमने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात की चर्चा की थी। तो हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से स्त्री पुरुष अनुपात की क्या स्थिति रही है, यह कब कितना रहा है और क्यों यह एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण स्त्री पुरुष अनुपात में लगातार कमी आती जा रही है, और उसके अलावा बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय है, उसकी चर्चा भी हमने पिछले भाग में की थी। तो आज हम हमारे इसी अध्याय का 7वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस 7वें भाग का नाम है भारत में साक्षरता। तो बच्चों, इस भाग में हम भारत के संदर्भ में जो साक्षरता की स्थिति है उसको जानेंगे, यानी क्या हमारे देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है और यदि बढ़ रही है तो किस प्रकार इसमें परिवर्तन आ रहा है। और इसके अलावा इसी अध्याय में हम यह भी चर्चा करेंगे कि इसके अलावा इसी भाग में हम यह भी चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उसका क्या अनुपात है और क्या उसमें भी कोई परिवर्तन हो रहे हैं, और यदि हमारे देश में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आ रहे हैं तो वो परिवर्तनों के मुख्य कारण क्या हैं। तो ये सारी चर्चा हमें इस भाग में करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि साक्षरता या लिटरेसी जो शब्द है वो क्या है, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साक्षर किसे माना जाता है। साक्षरता को मापने के लिए साक्षर लोगों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो किसे साक्षर माना जाता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे बच्चों कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 7 वर्ष से ऊपर का है, जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी भाषा को अगर वो समझ सकता है, यानी कि या तो उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। अब आप यहाँ देखें कि साक्षरता के दर को मापने के लिए भी एक सूत्र उपयोग में लिया जाता है। हम अब तक अपने इस अध्याय के पिछले भागों में देख चुके हैं कि जैसे जन्म दर को मापने के लिए सूत्र उपयोग लिया जाता है, मृत्यु दर को मापने के लिए अलग सूत्र उपयोग लिया जाता है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के मापन के लिए भी कुछ सूत्र उपयोग लिए जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी स्थान विशेष की जो साक्षरता दर है उसे मापने के लिए भी एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह सूत्र क्या है? तो बच्चों, साक्षरता दर को मापने के लिए साक्षरों की संख्या और उसमें भाग दिया जाता है 7 जोड़ आयु वाली संख्या, यानी 7 से अधिक। ये जो जोड़ का या प्लस का निशान है, इससे आपको क्या समझना है, 7 से अधिक उम्र वाली आयु वाली जनसंख्या। तो कुल साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक उम्र वाली जो कुल जनसंख्या है वो गुणा 100। तो इस सूत्र को बच्चों आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे देश में जब साक्षरता दर को मापा जाता है तो इसी सूत्र द्वारा साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना ज़रूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति को वास्तव में शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति साक्षर नहीं है, यानी वह किसी भी एक भाषा को भी नहीं समझ सकता, लिख या पढ़ नहीं सकता है, तो वह शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो यह आप समझ सकते हैं कि साक्षर होना वास्तव में शिक्षित होने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और इसके साथ साथ ये साक्षरता जो है
ये शक्ति संपन्न होने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या फ़ायदे होते हैं साक्षरता से, या क्यों साक्षरता इतना महत्व रखती है? तो आपको ध्यान रखना है कि साक्षरता कई पक्षों पर प्रभाव डालती है या कई अलग अलग रूपों में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, इनको समझ लेते हैं। तो साक्षरता जो है उसके कारण व्यक्तियों को आजीविका विकल्पों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी वे जान पाते हैं कि क्या क्या आजीविका विकल्प उपलब्ध हैं। उन आजीविका विकल्पों को जानकर वो अपनी आजीविका, अपना जीवन जो है आसानी से यापन कर पाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति विशेष को जब साक्षर किया जाता है तो उसे अपने आने वाले जीवन में किस कार्य द्वारा आय का अर्जन करना है, इसकी समझ उसमें विकसित होने लगती है। दूसरा जो महत्व है वो देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में सहभागिता। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत महत्व रखती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे किसी समाज का विकास होता है वहाँ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है। तो किसी भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कौन अपना जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जो साक्षर है, ऐसा व्यक्ति जिसमें वास्तव में समझ है, जिसमें साक्षरता है, वही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तीसरा महत्व ये है कि साक्षरता के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न होती है। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे किसी समाज विशेष में साक्षरता की दर में बढ़ोतरी होती है, आप पाएंगे ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि उस समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक आर्थिक कल्याण में सहभागिता, तो साक्षरता के साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ा है कि जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती है उस क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष के लोगों में सांस्कृतिक आर्थिक कल्याण में सहभागिता भी बढ़ती जाती है। यानी अपने विशेष क्षेत्र की संस्कृति को या वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाने लगते हैं। इसके अलावा इन सभी के कारण साक्षरता वास्तव में एक देश के लिए शक्ति संपन्न होने का एक जरिया है, या किसी भी समाज में जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती है वो समाज और अधिक शक्ति संपन्न होता जाता है। अब बच्चों, हम हमारे देश में साक्षरता की दरों को देख लेते हैं। ये सारणी 4 आपको पुस्तक में भी दी गई है। इस सारणी में भारत देश में साक्षरता की दरों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि साक्षरता की दर में हमेशा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत को शामिल किया जाता है। अब इस पहले कॉलम में आपको वर्ष प्रदर्शित किए गए हैं 1951 से लेकर 2011 तक। इस दूसरे कॉलम में कुल व्यक्तियों को, उनके प्रतिशत को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस तीसरे कॉलम में पुरुषों का प्रतिशत जो साक्षर हैं उनको दर्शाया गया है। चौथे कॉलम में स्त्रियों का प्रतिशत जो साक्षर हैं उसे दर्शाया गया है। और अंतिम जो कॉलम है वहाँ पर साक्षरता दर में जो स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर है उस अंतर को प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस तालिका को बहुत ध्यान से देखिए, अपनी पुस्तक में भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्ष 1951 की, यहाँ पर जो हमारे देश की कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर थी वो थी सिर्फ 18.3%। यानी हमारे देश के सिर्फ 18.3% लोग ही साक्षर थे, और उनमें भी जो पुरुषों में साक्षरता की दर थी वो थी 27.2%, जबकि स्त्रियों में साक्षरता की दर सिर्फ 8.9% थी। और इस प्रकार से एक बड़ा गैप, एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है पुरुषों की साक्षरता दर और स्त्रियों की साक्षरता दर के मध्य। तो आप यहाँ पाएंगे
कि ये अंतर 18.3% का निकल कर आता है। अब आप देखिए 1961 में इस स्थिति में कुछ बदलाव हुआ। कैसे बदलाव हुआ कि जो कुल साक्षरता दर थी वो बढ़ के 28.3% हो गई, यानी लगभग 10% की सीधी सीधी वृद्धि यहाँ देखने को मिल रही थी। पुरुष साक्षरता दर में 10 से भी अधिक प्रतिशत, लगभग 13% के आसपास वृद्धि आप देख रहे हैं कि यह दर 40.4% हो गई। वहीं स्त्रियों की साक्षरता की दर में भी काफ़ी बदलाव हुआ, लगभग 7% बढ़कर यह 15.4% हो गई। लेकिन 1961 में जो अंतर था पुरुषों की साक्षरता दर और स्त्रियों की साक्षरता दर के मध्य, वह और अधिक बढ़ के यानी 18.3 से बढ़ के 25.1% हो गया। उसके बाद 1971 में आप देखिए कि यह साक्षरता की दर थोड़ा और बढ़ के 34.5% हुई और इसके बाद लगातार यह दर बढ़ रही है। 1981 में कुल साक्षरता दर 43.6% रही, 1991 में यह 52.2% रही, 2001 में 65.4%, 2011 में यह हो गई 73%। तो 2011 की जो नवीनतम जनगणना थी वहाँ हमारे देश की जो साक्षरता दर पाई गई वह थी 73%। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर में भी वृद्धि हो रही थी। देखिए 1971 में यह दर 46% हो गई, 1981 में 56.4%, 1991 में 64.1%, 2001 में 75.9% और 2011 की जनगणना में यह साक्षरता दर 80.9% हो गई। तो जो नवीनतम जनगणना रही 2011 की, वहाँ पुरुषों की साक्षरता दर हो गई 80.9%। वहीं स्त्रियों की स्थिति को हम देखते हैं तो देखिए यह भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी स्त्रियों की साक्षरता दर में भी बदलाव आ रहा है। 15.4% से फिर यह 22%, 29.8%, 39.3%, 54.2% तथा 2011 में 64.6% हो गई थी। अब लेकिन जो खास बात है, जो अंतर है पुरुषों की साक्षरता दर और स्त्रियों की साक्षरता दर में, वो आज भी काफ़ी अधिक है। आप देख पा रहे हैं कि स्त्रियों की साक्षरता दर और पुरुषों की साक्षरता दर के मध्य 2011 की जनगणना में भी 16.3% का अंतर पाया गया है। यद्यपि यह भी सच है कि हमारे देश में जो स्त्रियों की साक्षरता दर है वो भी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन इस संबंध में सरकार द्वारा, समाज द्वारा और भी जागरूक होकर प्रयास करने की आवश्यकता प्रतीत होती हैं। तो बच्चों, इस सारणी से जो निष्कर्ष के रूप में एक बात हमें पता चलती है वह स्पष्ट है कि भारत में महिला साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो अंतर है महिला और पुरुषों की साक्षरता के मध्य वो काफ़ी अधिक बना हुआ है। जैसे यहाँ हम 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जो साक्षरता दरें थी उसको देख सकते हैं कि कुल बढ़ोतरी 8% की रही साक्षरता दर में, यानी 2001 की तुलना में 2011 में कुल 8% की बढ़ोतरी साक्षरता दर में दर्ज की गई। उसमें से पुरुषों में जो अंतर आया, यानी पुरुषों की साक्षरता दर जो बढ़ी वो थी 5% और महिलाओं की साक्षरता दर की जो बढ़ोतरी थी वो थी 10%। और ये चीज़ हम अभी इस तालिका में देख चुके हैं। देखिए 2001 की तुलना में 2011 में कुल लगभग 8% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में, क्योंकि 2001 में ये 65.4% थी और 2011 में थी 73%। वहीं आप देखिए कि पुरुषों की साक्षरता दर में सिर्फ लगभग 5% ही बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये 2001 में 75.9% रही और 2011 में बढ़कर हो गई 80.9%। वहीं स्त्रियों के मामले में आप देखें तो लगभग 10% की बढ़ोतरी नज़र आ रही है। 2001 में
स्त्रियों की साक्षरता दर 54.2% रही और 2011 में यह दर 64.6% दर्ज की गई। तो ये बात आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, अब हमें जो चर्चा करनी है वो ये है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक समूह हैं उनमें साक्षरता की दर के संबंध में काफ़ी अंतर देखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग सामाजिक समूह हैं, तो विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता दरों में भिन्नता पाई जाती है। यह सत्य है कि सभी सामाजिक समूहों में जो साक्षरता की दर है वो समान नहीं है। अब जो खास बात है वो यह है कि ऐतिहासिक रूप से ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों यानी कि जो सुविधा वंचित समूह रहे उनमें साक्षरता हमेशा नीची रही है। यह आपको याद रखना है कि जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ समूह, कुछ सामाजिक समूह हमारे देश में सदैव से सुविधा वंचित रहे थे, यानी उन्हें भरपूर सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई थी और इस कारण से उन सामाजिक समूहों में साक्षरता की दर जो थी वो भी काफ़ी कम रही थी। अब ऐसे सुविधा वंचित समूहों को हम दो वर्गों के रूप में जानते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो ऐसे सुविधा वंचित समूह हैं हमारे देश में जिनमें पुराने समय से ही साक्षरता की दर काफ़ी कम रही है। यद्यपि कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, काफ़ी अंतर आया है पहले की तुलना में, लेकिन अब भी इन समूहों में साक्षरता की दर में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितनी कि अन्य सामाजिक समूहों में हो रही है। इसके अलावा हमारे देश में क्षेत्रीय विभिन्नता भी काफ़ी अधिक पाई जाती है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो अंतर है साक्षरता को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको कैसे समझना है? ये ऐसे समझना है कि विभिन्न जो राज्य हैं हमारे देश के वो विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, तो विभिन्न राज्यों की जो स्थिति है साक्षरता के मामले में वो एक समान नहीं है, वो काफ़ी अलग अलग है। तो साक्षरता के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में भारी असमानता है और इसका उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं केरल और बिहार के उदाहरणों से। तो एक तरफ जहाँ केरल जैसे राज्य हैं जो कि सार्वजनिक साक्षरता स्तर की ओर अग्रसर हैं, यहाँ पर जो साक्षरता की दर प्राप्त की गई है वो है 94%। तो सार्वजनिक साक्षरता का आशय ये है कि यहाँ पर जो साक्षरता की दर है वो लगभग 100% होने जा रही है, यानी उस राज्य के सभी लोग या पूर्ण रूप से 100% रूप से साक्षर होने जा रहे हैं। और उसकी तुलना में यदि हम बिहार जैसे राज्य की स्थिति देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 63.82% साक्षरता दर देखने को मिल रही है। तो ये बिहार जैसे राज्य केरल जैसे राज्यों से काफ़ी दूर रह गए हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा कर लेते हैं ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं की। तो हमारे देश में जो ग्रामीण इलाके हैं और जो नगरीय इलाके हैं उनमें भी काफ़ी अंतर हैं। वास्तव में हमारे देश को गाँवों का देश कहा जाता है, तो भारत एक गाँवों का देश है क्योंकि ग्रामीण इलाके हमारे यहाँ अधिक हैं। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। और आप जानते हैं कि अधिकांश जनसंख्या आज भी जो कृषि का कार्य है उसमें संलग्न है। तो ये जो एक हमारे देश की इमेज है या हम कहें जो भूमिका बनी हुई है कि हाँ, इस देश में गांव बहुत अधिक है और खेत खलिहान बहुत अधिक है, इसमें कुछ अंतर तो आ रहे हैं, लेकिन अब भी हमारा देश वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में ही पहचाना जाता है। अब यदि हम देखते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, तो हमारे देश में जो 2001 की जनगणना हुई और जो 2011 की जनगणना हुई, उन दोनों जनगणनाओं में
क्या प्रतिशत था ग्रामीण जनसंख्या का और नगरीय जनसंख्या का, इन आंकड़ों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो 2001 की जनगणना में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो थी 72.2% और उसकी तुलना में शहरी जनसंख्या दर्ज की गई 27.8% और 2001 की तुलना में 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पष्ट कमी दिख रही है। 72.2% से यहाँ 68.8% की ग्रामीण जनसंख्या दर्ज की गई और यहाँ कमी है तो शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ 2001 में जो शहरी जनसंख्या 27.8% थी, वहीं 2011 में यह शहरी जनसंख्या 31.2% हो गई। तो इस तुलना के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि अब जो परिवर्तन है वो तीव्र गति से हो रहे हैं। आप देखें कि इन 10 वर्षों के अंदर ही काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। जहां ग्रामीण जनसंख्या 70% से ऊपर थी, 72.2% थी, वहीं 2011 में यह 70% से नीचे हो गई है और शहरी जनसंख्या जो कि 30% से कुछ कम थी, वह अब 2011 की जनगणना में 30% से ऊपर हो गई थी। और यह निश्चित ही स्पष्ट है कि जो अगली जनगणना होगी उस जनगणना में इन आंकड़ों में और भी बड़े अंतर दिखाई देने वाले हैं। तो बच्चों, एक बार हम इस सारणी के द्वारा भी हमारे देश में जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है उनकी स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, ये सारणी 5 आपकी पुस्तक में दी गई है। इधर पहले कॉलम में हमने वर्षों को प्रदर्शित किया है, यहाँ जनसंख्या 10 लाख में प्रदर्शित की गई है। तो एक तरफ इस कॉलम में ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है और दूसरी तरफ नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद जो अगला कॉलम है वहाँ कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी और नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, यह प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, जब हम 1901 की स्थिति को 1911 की स्थिति को तुलना करते हैं 2001 और 2011 की स्थिति से, तो आप देखिए कि 1901 और 1911 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो लगभग 90% के आसपास थी और शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या सिर्फ 10% के आसपास थी। वहीं 2001 और 2011 की स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि अब जो शहरी जनसंख्या है 2011 में वह 30% से अधिक हो गई और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 70% से भी कम रह गई। तो एक बड़ा अंतर हुआ है इन वर्षों में हमारे देश की ग्रामीण और शहरी संरचना में। यह स्पष्ट है कि अब ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं और इस कारण जो जनसंख्या है शहरों की या नगरीय जनसंख्या वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आप यहाँ पर इस जनसंख्या पर भी एक नज़र डाल सकते हैं कि इस जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या में बहुत तीव्रता से बढ़ोतरी हो रही है और जो प्रतिशत है नगरीय जनसंख्या का वो लगातार बढ़ा है। जहां 1901 में सिर्फ 10.8% था, वहीं 2011 में यह 31.2% हो गया है। तो इससे आपको जो एक स्पष्ट रूप से संरचना नज़र आ रही है वो ये है कि हमारा देश अब ऐसा देश है जो तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि आज भी लगभग 70% से कुछ कम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर अपना जीवन यापन करती है, पर इसमें तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ बच्चों, आपने जो तालिका देखी उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में नगरीय जनसंख्या लगभग 11% थी। तो हमने देखा कि 10% से कुछ अधिक ही थी, जिसे हम लगभग 11% कह सकते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह लगभग 28% थी, यानी कि 2001 में हमने देखा कि यह लगभग
28% थी। इस प्रकार एक शताब्दी में नगरीय जनसंख्या में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखिए, जब 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो जो शहरी जनसंख्या थी वह लगभग 11% थी और उसकी तुलना में 21वीं शताब्दी की शुरुआत में यह 28% थी, जो कि स्पष्ट रूप से एक 2.5 गुना की वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली में परिवर्तित हो रही है। तो बच्चों, जिस गति से हमारे देश में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, हमारा देश विकास के पथ पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ जो कृषि आधारित जीवन शैली थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली में बदल रही है। इसके अलावा यहाँ ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि जीडीपी में जो कृषि का योगदान था 1951 में वो था लगभग 52% और 2011-12 में यह घटकर हो गया है 14%। यहाँ आप इस ग्राफ के द्वारा क्या देख पा रहे हैं कि जो 3 मुख्य सेक्टर्स होते हैं अर्थव्यवस्था के, 3 मुख्य जो वर्ग होते हैं, सेवा, उद्योग और कृषि, उनका एक तुलनात्मक जो परिवर्तन हुआ है उसे आप इस ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं। 1950 से 2010 तक की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि है उसमें लगातार कमी आ रही है, यानी कुल जीडीपी में जो कृषि का योगदान था, जैसा हमने देखा कि 1950 के दशक में यह 50% के आसपास था, जो कि 2011-12 में आकर सिर्फ 14% रह गया है। तो इस प्रकार ये जो कृषि की भूमिका है जीडीपी में यह कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि जो 2 अन्य सेक्टर्स हैं, सेवा और उद्योग, उनकी भूमिका में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। खासकर जो सेवा वाला सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसमें लगातार तीव्र वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो ये हमारे देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था की एक झलकी है, एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 1950 से आज का जो दशक चल रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि अब 2021 आ गया है, तो यहाँ जो परिवर्तन है वो और भी आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ हम इस पूरी स्थिति का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं कि ये जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी तुलना में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ कृषि आधारित जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसकी बजाय अब नगरीय जीवन शैली को प्राथमिकता दी जा रही है। तो उसके संबंध में कुछ चर्चा आवश्यक है। यद्यपि भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, आजीविका कृषि से चलाती है, लेकिन कृषि उत्पादन का आपेक्षिक आर्थिक मूल्य बहुत कम हो गया है। यह स्पष्ट है कि आज भी हमारे देश की काफ़ी अधिक जनसंख्या गाँवों में रहकर खेती से या कृषि से ही अपना जीवन यापन करने का प्रयास करती है, लेकिन जो कृषि का आपेक्षिक आर्थिक मूल्य है, जितना उससे उनकी कमाई होनी चाहिए, कृषि द्वारा जो मूल्य उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है। इस कारण ग्रामीण लोग अब खेती को कम महत्व देकर गैर कृषि ग्रामीण व्यवसाय जैसे परिवहन व्यवसाय, शिल्प निर्माण आदि को महत्व दे रहे हैं। तो अब जो ग्रामीण लोग हैं वो गैर कृषि ग्रामीण व्यवसाय की ओर रुख मोड़ रहे हैं, जैसे परिवहन का व्यवसाय, जैसे शिल्प निर्माण आदि व्यवसायों की ओर वो अपने आप को मोड़ रहे हैं। यदि गांव किसी नगर के पास है तो काम के लिए लोग रोजाना निकटतम नगरीय केंद्र में जाते हैं। यह भी स्पष्ट है बच्चों कि जहां भी गांव
एक शहर से सटा हुआ है, नगर से सटा हुआ है, तो लोग रहते गांव में हैं लेकिन वो अपने काम करने के लिए शहर जाते हैं। उसके अलावा बच्चों, हमारे देश में जो जनसंपर्क और जनसंचार के साधन बढ़ रहे हैं, उनका ग्रामीण जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में चर्चा भी आवश्यक है। तो हम अब जनसंपर्क और जनसंचार के साधन तथा ग्रामीण जनसंख्या का जो संबंध है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे साधन ग्रामीण लोगों को नगरीय जीवन शैली तथा उपभोग की संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। यह स्पष्ट है बच्चों कि जैसे जैसे लोगों तक इन साधनों की पहुंच बढ़ी है, वे अपने आप को नगरीय जीवन शैली से प्रभावित मान रहे हैं या वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उपभोग की संस्कृति जो कि शहरों में चलन में है, उससे भी ग्रामीण लोग प्रभावित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांवों के लोग नगरीय तड़क भड़क से परिचित हो रहे हैं, यह सत्य है। नगरीय सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो रहे हैं, यह भी सत्य है कि शहर में, नगरों में जितनी अधिक सुख सुविधाएं हैं, उनसे अब ग्रामीण लोगों का भी परिचय हो रहा है। उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा पैदा हो रही है। यह तीनों चीज़ें ही स्पष्ट है कि जैसे जैसे मीडिया के द्वारा, इन सारे जनसंपर्क और जनसंचार के साधनों द्वारा ग्रामीण लोगों तक नई नई सूचनाएं पहुंच रही है, उन्हें नगरीय जीवन शैली और उपभोग की संस्कृति की समझ बढ़ रही है और साथ के साथ वो इस नगरीय तड़क भड़क से परिचित हो रहे हैं। उनमें नगरीय सुख सुविधाओं संबंधी जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है और वो उससे सुपरिचित हो रहे हैं। उसके अलावा उपभोगपूर्ण जीवन जीने की उनकी इच्छा या उनकी लालसा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण नगरीय इलाकों के बीच की खाई भी कम हो रही है। यह भी सच है कि अब उतना स्पष्ट अंतर नहीं है ग्रामीण और नगरीय इलाकों में जैसा पहले हुआ करता था, क्योंकि ग्रामीण लोग भी अपने घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए नगरीय सुख सुविधाओं को वहां जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाके पहले भी बाजार से अछूते नहीं रहे, लेकिन आजकल उपभोक्ता बाजार से घनिष्ठता से जुड़ते जा रहे हैं। यह सत्य है कि कभी भी ग्रामीण इलाके जो थे वो ऐसा नहीं था कि बाजार से बिल्कुल अछूते रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था बाजार से, लेकिन अब लोग उपभोक्ता बाजार से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। आप जान रहे हैं कि अब ऑनलाइन शॉपिंग उपलब्ध है, हर परिवार में ग्रामीण इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है और साथ साथ जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनकी पहुंच भी काफ़ी अधिक बढ़ रही है। हर चीज़ तक अब उनकी पहुंच जा रही है। नगरीकरण में तेज वृद्धि यह दर्शाती है कि शहर या कस्बे ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह आकर्षित कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि जो ग्रामीण जनता है वो शहरों से, कस्बों से एक प्रकार से चुंबक की तरह आकर्षित होती है। या तो अपने स्थान पर ही वो नगर जैसी सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते हैं या फिर नगर में जाकर या कस्बों में जाकर बस जाते हैं। बच्चों, आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। इस संबंध में क्रियाकलाप यह है कि आपको अपने विद्यालय में यह पता लगाने के लिए छोटा सा सर्वेक्षण करना है कि आपके साथी छात्रों के परिवार कब, यानी कितनी पीढ़ियों पहले आपके क्षेत्र या वह स्थान जहां आपका विद्यालय स्थित है उसमें रहने के लिए आए थे। तो आप अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके साथी हैं, उनके संबंध में कुछ सूचना जुटाएंगे। एक सर्वे या सर्वेक्षण छोटा सा आपको करना है। आपको पता लगाना है कि आपके जो साथी छात्रों के परिवार हैं वो उस स्थान में जहां आपका विद्यालय है या जहां आप रहते हैं कितने दशकों पहले आए, उनकी कितनी पीढ़ियों पहले वो वहां उस स्थान पर आकर बसे हैं। परिणामों की
तालिका बनाकर उनके बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपके द्वारा किया गया सर्वेक्षण ग्रामीण नगरीय प्रवसनों के बारे में आपको क्या बताता है, यह जानने की कोशिश करें। जब आप ये छोटा सा सर्वेक्षण करेंगे, आपके पास आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे, तो उन आंकड़ों से आप तालिका बनाएं और पता करें कि उस क्षेत्र विशेष के जो अधिकतर लोग हैं वो कितने समय पहले से वहाँ रह रहे हैं और उनमें से कितने लोग बाहर प्रवसन के लिए चले गए हैं, और इन सब की चर्चा आप अपनी कक्ष में करें तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और साथ ही साथ आप एक समाजशास्त्र की दृष्टि से घटनाओं को जानना भी सीख पाएंगे। बच्चों, नगरीकरण में जो यह वृद्धि हो रही है, इसके क्या कारण हैं, यह जानना भी आवश्यक है। तो कुछ प्रमुख कारणों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं मिलता, वे काम की तलाश में शहर प्रवसन करते हैं। ये स्पष्ट है बच्चों कि जो लोग अपने गांव में, ग्रामीण इलाके में कोई काम नहीं खोज पाते, उन्हें कोई काम नहीं प्राप्त होता है, तो वे शहर की ओर रुख करते हैं। उन्हें दिखता है कि हाँ, शहर में बहुत सारा काम उपलब्ध है। उसके अलावा गांव की साझी संपत्ति के संसाधनों जैसे तालाब, वन प्रदेश, गोचर आदि में कमी हुई है, और इस कारण से ये जो साझी संपत्ति यानी जो सबकी मिलीजुली संपत्ति होती थी, तालाब, वन प्रदेश, गोचर, इनमें कमी आने के कारण भी लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगद आमदनी के अवसर गांव में काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि गांव में जो लोग हैं वहाँ उतने अधिक कार्य उपलब्ध नहीं होते हैं जिनसे कि सीधे सीधे नगद आमदनी हो पाए। इस कारण नगद आमदनी के कम अवसर जो हैं वो भी लोगों को शहरों की ओर भेजते हैं या नगरीकरण में वृद्धि का एक कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक कारण भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे शहर में गुमनामी की जिंदगी जी सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शहर में किसी का किसी से कोई खास लेना देना नहीं होता है, तो हम अपनी एक गुमनामी सी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरों को हमें अपने बारे में कुछ बताने का, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब बांटने की आवश्यकता शहरों में नहीं पड़ती है। अपरिचितों से संपर्क अनेक कारणों से लाभकारी है। तो किसी भी समाज विशेष में ये माना जाता है कि नए लोगों से या अपरिचितों से जब आपका संपर्क होता है तो ये कई अलग अलग तरीके से लाभकारी हो सकता है। खासकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपमानजनक स्थिति से बचाता है, क्योंकि जाति की पहचान शहरों में गुप्त रहती है। यह सच है बच्चों कि आज भी हमारे गांव में जाति की जो महत्व है, जाति प्रथा का जो महत्व है, वो उतना कम नहीं हुआ है जितना कि शहरों में यह कम हो गया है। और इस कारण से जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिन्हें गाँव में एक अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है, शहरों में उन्हें ऐसी कोई स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता है। वे अपने आप को शहरों में अधिक सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाति की पहचान गुप्त रहती है। इसके अलावा गरीब लोग शहर में नीचा समझा जाने वाला काम भी कर सकते हैं। यह सच है बच्चों कि जो भी गरीब लोग हैं वो शहर में कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आजीविका को प्राप्त करने के लिए वह इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है, जबकि गांव में वो कोई भी कार्य इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ हर कोई उन्हें जानता है और कुछ कार्यों को वहाँ नीचा समझा जाता है, और व्यक्ति को धन की आवश्यकता होते हुए भी, किसी प्रकार का रोजगार न होते हुए भी वह कुछ कार्यों को गाँवों में नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं। जबकि शहरों में क्योंकि वह कोई विशेष पहचान अपनी नहीं रखता है, सभी लोग उसे नहीं जानते हैं, तो किसी भी प्रकार का कार्य जिसे नीचा समझा जाता है वो कार्य आसानी से शहरों में ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं। इसके अलावा
नगरीकरण में तेजी से वृद्धि जहां हुई है वहां विराट शहर यानी कि मेट्रोपोलिस ही तेजी से फैल रहे हैं। तो बच्चों बहुत बड़े जो शहर हैं उन्हें मेट्रोपोलिस कहा जाता है। तो जहां जहां नगरीकरण तेज हुआ है वहां वहां मेट्रोपोलिस शहर बस रहे हैं। मेट्रोपोलिस या महानगर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटे कस्बों के प्रवासियों को भी आकर्षित करते हैं। यह सच है कि ये जो मेट्रोपोलिस हैं, ये जो महानगर हैं, वो सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि जो छोटे कस्बों के निवासी हैं उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत में कुल 5161 कस्बे व शहर हैं जिनमें लगभग 28.60 करोड़ लोग रहते हैं। तो यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों कि हमारे देश में कुल 5161 कस्बे व छोटे शहर हैं जिनमें लगभग 28.60 करोड़ लोग निवास करते हैं। इनमें से नगरीय जनसंख्या का 2/3 भाग 27 बड़े शहरों या महानगरों में रहते हैं। ये महानगर जिनमें लोग रहते हैं, इन महानगर की जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक होती है। तो वास्तव में महानगर किसे कहते हैं? 10 लाख से अधिक आबादी वाले 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें महानगर कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि कुल नगरीय जनसंख्या का 2/3 भाग, दो तिहाई भाग जो है वो 27 बड़े महानगरों में रहता है। महानगरों पर जनसंचार के साधनों का ध्यान केंद्रित होने से भारत का सार्वजनिक चेहरा ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है। ये सच है कि जनसंचार के साधन या मीडिया का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो हमेशा महानगर रहते हैं और इसी कारण से जो भारत का सार्वजनिक चेहरा है वो अब ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है। फिर भी देश में राजनीतिक शक्ति में ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये सच है बच्चों कि आज भी इतना परिवर्तन आने के बाद भी हमारे देश में राजनीतिक शक्ति में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यानी जो राजनीति का क्षेत्र है वो ग्रामीणों को महत्व आज भी देता है, क्योंकि राजनीतिज्ञों को आगे बढ़ने के लिए जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका साथ लेना ज़रूरी होता है। तो बच्चों आज के हमारे इस भाग में हमने शुरुआत की थी भारत की साक्षरता से। तो हमने भारत की साक्षरता दर की जो स्थिति है उसको जाना कि कैसे हमारे देश में साक्षरता की दर धीरे धीरे तेज गति पकड़ रही है या हम सार्वजनिक साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं। खासकर पुरुष साक्षरता जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में आ चुकी है और महिला साक्षरता भी तीव्र गति से बढ़ रही है। उसके अतिरिक्त हमने हमारे इस भाग में जो ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं हैं उनकी चर्चा की, क्यों हमारे देश में धीरे धीरे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग क्यों गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं, ये सारी चर्चा भी हमने इस भाग में की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे इस अध्याय को हम अगले भाग में भी जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।